सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे और आप सबकी स्टडी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, ऐसा हमारे पास एक न्यूज़ है। हालांकि हमें न्यूज़ के ज़रिए ये आइडिया लगा है कि इस बार का जो नीट एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कुछ कम है एज़ कम्पेयर टू नीट 2024। अगर कैंडिडेट के नंबर कम हैं तो क्या इससे जो हमारे न्यू एप्लीकेंट है 2025 नीट के लिए उनके एग्ज़ाम में उनको कोई बेनिफिट होने वाला है? क्या उनकी जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो टफ या इजी होने वाला है? हालांकि हम आज आपसे इसी सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे फिजिक्स के फैकल्टी मिस्टर संकल्प तिवारी सर हैं और हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी मिस्टर पंकज शुक्ला सर हैं। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है और वो आंसर हम सुनना चाहेंगे पंकज सर से। सर प्लीज़। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है तो उससे किसी तरीके का कोई भी फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कट ऑफ में कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। लास्ट ईयर की कंपेयर में तो कुछ जो है मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है कि वो कम जाएगी। शंकर सर, आप क्या कहेंगे इसके लिए? सर, मेरा मानना है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स ज़रूर एग्ज़ाम में रहेंगे जो हाईली डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की है, वो लोग तो ज़रूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही वर्ड का यूज़ किया। हेल्दी कंपटीशन ज़रूर रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से ये सभी स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए कि कंपटीशन कम नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि जो दूसरे एस्पेक्ट से समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 45 हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जो बच्चे पहले बहुत ज़्यादा स्कोर ला भी रहे थे उसमें से कुछ सप्रेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चॉइस वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है ना? हाँ, तो ये एक मेरा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स जितने ज़्यादा हैं उतना कट ऑफ कम भी होता है, क्योंकि उसमें अगर 10 लाख बच्चे लाइक लास्ट ईयर 25 लाख थे और इस बार 15 लाख तक अभी तक जो समीकरण सामने आया है हमें पता चला कि 15 लाख ने लगभग अभी तक रजिस्टर किया है। जी, ये भी 2 दिन बाकी भी है। हाँ, 2 दिन बाकी भी हैं। तो मैं मानता हूँ कि सपोज़ 1 लाख और आ जाएंगे एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। और डेट अगर एक्सटेंड भी कर दी तो भी 50,000 1 लाख और मान लो, तो मैक्सिमम प्लस माइनस 2 लाख आप 2 लाख तक मान सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इस बार बहुत कम एस्पिरेंट्स बैठने वाले हैं तो पेपर इजी हो जाएगा। नहीं, पेपर इससे इजी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कट ऑफ कम होने के लिए जो दूसरा रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा 45 क्वेश्चंस का होना। चलिए, तो आपने आंसर तो सुन ही लिया होगा। देखिए, जो इसका एग्जैक्ट रीज़न है कि इस बार क्यों नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कम है एज़ कम्पेयर टू नीट 2024 के। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन से हम सभी के वो 25 से 26 या 27 लाख ऑफ स्टूडेंट के थे, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों का नंबर कम हो रहा है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो NTA वाले ही जानते होंगे। हालांकि जो इससे बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से ज़रूर सुनना चाहेंगे, और आपके लिए भी ये ज़रूरी है। अगर कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल थोड़ा भी कम है तो इसका आइडिया आपको पता भी होना चाहिए। और जो आपका वे ऑफ प्रिपरेशन है, हालांकि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसका एक खास क्वेश्चन है ये आप सबके लिए। और आपको 2 महीने में कैसे फॉलो करना है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि 2 महीने में आप अपना किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप अपने नीट 2025 में सबसे बेस्ट स्कोर ला सकें। बच्चों, हमको पता है ना कि जहाँ तक का केमिस्ट्री का सवाल है तो हमारे केमिस्ट्री का लगभग पेपर है ना 95% के अराउंड पेपर वो NCERT ओरिएंटेड होता है और NCERT से ही आता है। तो सबसे पहली बात बेटा कि हमको NCERT किसी भी हाल में हमको NCERT को ड्रॉप नहीं करना है। NCERT ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब बात आती है बेटा हमारे पास में टाइम की, कि अगर हमारे पास में सिर्फ 2 महीने हैं तो हम इन 45 क्वेश्चंस में से 43 या 42 या 41 क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट कर लें और वो क्वेश्चन सारे के सारे सही भी हों। तो पहला मंत्र जो है हमारा वो ये है कि NCERT को बेटा बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होने देना है किसी भी हाल में। दूसरा,
अब क्या होता है बेटा कि इस टाइम पर आकर के ना, जैसे आपने जब शुरुआत करी होगी पढ़ाई की, तो आपने देखा होगा कि इनिशियली जो थे हम लोग बड़े जोश में रहते हैं कि अब हम इस बार हमको कर ही लेना है, या इस बार हमारे साथ में ऐसा होना है। फिर धीरे 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 जैसे टाइम होता जाता है तो हम एक पर्टिकुलर मार्क्स में आकर के फंस जाते हैं। अब इतने कम समय में, जैसे मान लिया कोई 100 है, कोई 120 के आसपास है, कोई 130 के अराउंड ला रहा है, उसके ऊपर मार्क्स नहीं ला पा रहा है। वो जो बच्चे जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में, या जहाँ कहीं पर भी वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में टेस्ट दे रहे हैं, मगर बेटा ऐसे बच्चे कि जिनके की मार्क्स कांस्टेंट बने हुए हैं 120, 130, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन बच्चों को प्रैक्टिस की बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इतना समय तो नहीं है कि हम शुरुआत से लेकर के इसके वो बिल्कुल शुरुआत करें और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रैक्टिस करना शुरू करें। इसका एक तरीका है, क्या करें, हम PYQ पर जाते हैं। PYQ में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चंस के अगर हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसका एक ही ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, रेस्ट जो 3 ऑप्शंस है ना वो तो हमारे सही नहीं ना, मगर हमको बेटा उन तीनों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको नहीं पता है, लग रहा है कि यार ये ऑप्शन अननोन सा है, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी बुक खोलिए और उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे सही आंसर के साथ में उसके रॉन्ग तीनों आंसर आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका वो क्वेश्चन परफेक्ट तैयार है। फिर वो क्वेश्चन परफेक्ट तैयार नहीं है, उसके साथ में जो 3 और चीज़ें हैं वो भी बेटा, यानी एक क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जैसा सर का कहना है कि एक एलिमिनेशन मैथड है कि हमने गलत को एलिमिनेट कर दिया तो सही अपने आप निकल जाता है। तो गलत को एलिमिनेट करने के लिए ना तीनों को, तो तीनों के बारे में हमको नॉलेज होना ही चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। और फिजिक्स के बारे में इसके लिए संकल्प सर बता सकते हैं। इस समय फॉर द टाइम बीइंग अगर हम बात करें कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जब टाइम नहीं बचा है, तो फिज़िक्स को अच्छा करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में मैं बताता हूँ। जो बच्चे इस समय स्कोर कर रहे हैं लाइक 80 to 90 या 80 to 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, दूसरे बच्चे जो 100 to 120 या 130 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ बच्चे हैं जो 130 प्लस या 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो जो बच्चे 80 to 90 स्कोर कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली यही स्कोर करते जा रहे हैं, वो अपने हर्डल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो फंस गए हैं उस जगह पे। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी PYQs पे ध्यान देना, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी फॉर्मूलेज पे ध्यान देना। ऐसे बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि सही टाइम पे सही फॉर्मूले का याद नहीं होना। फिजिक्स एक टोटली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको फार्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जो पैटर्न होता है फिजिक्स में, वो फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा होता है। अगर 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप ये मान के जा सकते हैं कि 35 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले से होने जा रहे होंगे। और अगर वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो बस आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप उसको बाय हुक एंड क्रोक किसी भी तरीके से आप कर लोगे। तो ये है उन बच्चों के लिए जो 80 और 90 के अराउंड 100 के बीच में फंसे हुए हैं, उनको PYQs पे और फार्मूलोज पे ध्यान देना चाहिए। अब जो बच्चे 100 और 120 के बीच में लाई कर रहे हैं, उनके साथ समस्या कुछ और भी हो सकती है उनको फार्मूले सारे याद हों। उनके साथ एक समस्या होती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स और ब्लंडर में डिफरेंस होता है। उनके साथ समस्या होती है सिली मिस्टेक्स होना, कि 2 क्वेश्चन सर एरर में गलत हो गए क्योंकि उसमें आंसर लिखा हुआ था 2.3 और हमारा आ रहा था 1.8, तो हमने अप्रॉक्सीमेट करके 1.5 वाला आंसर लगा दिया। ये है सिली मिस्टेक्स। क्योंकि अगर उनका कुछ आंसर आ रहा है और अगर उन्होंने वैल्यू 9.8 लेनी थी और उन्होंने 10 ले ली, तो वो आंसर कैसे सही आने वाला है? डेफिनेटली वो आंसर सही नहीं आएगा। तो सिली मिस्टेक्स एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ एक प्रॉब्लम और हो सकती है इन बच्चों के साथ जो 100 और 120 के बीच में हैं। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये और हो सकती है सिली मिस्टेक्स के अलावा, कि वो लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का वैसे ही एक ऑरा बना हुआ है कि डिफ़िकल्ट होती है फिजिक्स। ऐसा फिजिक्स डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बट अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो सिंपल फैक्ट है ये कि अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 160, 170 टच करें, 150 टच करें, तो आपको उसके लिए क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट ज़्यादा करना होगा।
ठीक है। अभी आप देखिए, अभी आप नॉर्मल घर पे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे अगर 1-2 बार आपके मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यही गलती अगर नीट के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में हो जाएगी तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़्यादा करें। बेशक आपको ये लगेगा कि सर हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 80-90 तो वैसे भी आ ही रहे हैं, ठीक है। आप गलत भी हो जाएंगे तो 100 से कम क्या ही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो एक रिस्क लेके देख लेते हैं, हो सकता है वो 130-140 पहुंच जाएं, आपके पास कम से कम समय है, ठीक है। तो इस 1 महीने में आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस बात को। अब जो बच्चे 130 प्लस ऑलरेडी ला रहे हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए तो बस एक चीज़ है कि उन्होंने PYQ कर रखे हैं, उनको फार्मूलेज मोस्ट ऑफ ऑल याद हैं, सारे फार्मूले याद हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हैं। उनके लिए तो बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा जो बहुत फैक्चुअल भी है कि उनको अब नीट से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अब उनको जेई के, चूँकि जेई के पिछले 3 सालों के अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इतने भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है कि जेई का क्वेश्चन हम क्यों करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। आप लोगों को अगर 130-140 नंबर तक ला रहे हैं आप लोग लगातार, तो आपको उसमें ऐड ऑन करने के लिए जितने भी मार्क्स ऐड कर सकते हैं, लाइक 140 आ रहे हैं, 40 नंबर ऐड करने का आपके पास एडवांटेज है। तो इसका मतलब वो 40 नंबर ऐड करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जेई के PYQs। आप केवल पिछले 3 साल के जेई के PYQs लगा लीजिए, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मिड लेवल, इजी लेवल के आप जेई के PYQs लगा सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव इन फिजिक्स, ठीक है सर। सो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि भाई आपको पता है बायोलॉजी नीट का 50% पोर्शन कवर करता है, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट को देखोगे, हालांकि PCB वाले नीट में ज़्यादातर जाते हैं, गवर्नमेंट ने भले अलाउ कर दिया PCM वाले को भी, लेकिन PCB वाले अगर बायोलॉजी के थ्रू अपना नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई साहब 50% पोर्शन कवर करता है बायो। और बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई किसको करना चाहते हैं, बायो। आप घर पे पहुंचते हो, मम्मी ने डांटा पढ़ाई कर लो, उठा लिया उन्होंने बायो, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। घर में किसी ने भी आपको डांट सुनाया तो आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते, सबसे पहले आपको बायो हुई। भाई आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसीलिए तो आपने 10th के बाद जब 11th में आए तो आपने बायो ही सेलेक्ट किया। लेकिन आप प्रिपरेशन तो नीट के लिए कर रहे हो, और आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि नीट में सिलेक्शन लेना है तो इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना है, उतना ही टाइम आपको फिजिक्स को भी देना है। कि सबका एग्ज़ाम में स्कोर बायो में 360 में से 330 या 340 के अप्रॉक्स आ जाता है, लेकिन आप फिजिक्स में 80 प्लस नहीं ला पाते, केमिस्ट्री में आप 90-95 प्लस नहीं लेके आ पाते, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे साथ सर हैं फिजिक्स के, हमारे साथ केमिस्ट्री के सर हैं, इन्होंने अपना आइडिया दिया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे आपका इम्प्रूव हो सकता है फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, और आप नीट में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं।